नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं मीडिया दस्तक अपने दर्शकों के लिए नए साल में एक खास प्रोग्राम लेकर आया है, बस्ती की हस्ती। इस कार्यक्रम के जरिए हम बस्ती के नामचीन चेहरों को आपके सामने लाएंगे जो विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दे रहे हैं। डॉक्टर, वकील, व्यापारी, पत्रकार, छात्र छात्राएं, शिक्षक और राजनीति से जुड़े लोग इसका हिस्सा बनेंगे। आप भी इसमें अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। इसके लिए हमें अपने बारे में जानकारी लिखकर व्हाट्सएप नंबर या ईमेल पर भेजें, जिससे हम आपको भी ये अवसर प्रदान कर सकें। ये कार्यक्रम प्रत्येक रविवार को प्रसारित होगा। हम इससे पहले आपको हैंडबॉल की नेशनल चैंपियन और बलरामपुर में हैंडबॉल कोच चुनी गई बस्ती की बेटी हिना खातून को मुखातिब करा चुके हैं। आज हमारे साथ हैं रुधौली इंटर कॉलेज में मैथ के प्रवक्ता के रूप में सेवाएं दे रहे दीपक सिंह प्रेमी। गीत, गज़ल और शायरी में इनकी अच्छी खासी रुचि है। आइए जानते हैं दीपक सिंह प्रेमी को। मैं खुशबू हूँ, हवाओं में बिखर जाऊँ तो ना कहना, तुम्हारे प्यार में हद से गुजर जाऊँ तो ना कहना, और निगाहें भर के ना देखो मुझे ऐ देखने वालों, निगाहों से अगर दिल में उतर जाऊँ तो ना कहना। वाह वाह, क्या बात है। आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं युवा शायर दीपक सिंह प्रेमी जी। साथियों, बस्ती की हस्ती कार्यक्रम में आज हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे युवा साथी दीपक सिंह प्रेमी, जो शिक्षक भी हैं, शायर भी हैं और एक मजे हुए सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। तो आइए दीपक जी से बातचीत करते हैं बस्ती की हस्ती कार्यक्रम में। दीपक जी नमस्कार। नमस्कार सर। दीपक जी, आप एक शिक्षक भी हैं, शायर भी हैं और एक मजे हुए सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं। आपसे एक सवाल है हमारे युवा साथियों के लिए। जी सर। आपकी नज़र में क्या अच्छा है, नौकरी या व्यापार? जी सर, मैं जहाँ तक समझता हूँ कि मैं सरकारी नौकरी में हूँ, इसलिए सरकारी नौकरी की जो अच्छाइयाँ हैं उससे मैं पूरी तरह से परिचित हूँ। लेकिन फिर भी मैं अगर कहना चाहता हूँ कि अगर आप एक सुरक्षित जीवन जीना चाहते हैं तो आपके लिए नौकरी एक अच्छा विकल्प हो सकता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं, आपके सपने बड़े हैं, आप एक लंबी छलांग लगाना चाहते हैं, तो उस नज़रिए से अगर देखें तो व्यवसाय आपके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। मैं अगर व्यक्तिगत अपनी बात कहूं तो मैं भले ही नौकरी में हूं, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगा कि अगर व्यवसाय करने का मुझे अवसर मिले तो वो मेरे लिए बेहतर होगा। बहुत अच्छा। यानी युवा साथियों को नौकरी की तलाश के साथ साथ अगर सपने बड़े हैं तो उन्हें व्यापार की ओर भी रुख करना चाहिए। जी सर। नौकरी से सीमित ज़रूरतें तो पूरी हो सकती हैं, जी, लेकिन बड़े सपने पूरे नहीं किए जा सकते। जी सर। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, आपने बहुत अच्छा संदेश युवाओं को दिया है। दीपक जी, जब आप पढ़ाई कर रहे थे जी सर, तो आपके मन में भी कुछ चल रहा होगा जैसे आज युवाओं में चलता है। आप क्या बनना चाहते थे? किस सेगमेंट में या किस क्षेत्र में आप ज़्यादा आगे जाना चाहते थे? क्या आप अपने पसंदीदा क्षेत्र में हैं? जी सर, जैसे सारे युवाओं के अपने अलग अलग तरीके के सपने होते हैं। जी। मेरा भी सपना वो नहीं था जो मैं आज हूँ। मैं शुरू से मैं एक इंजीनियर बनने का सपना देख रहा था, लेकिन किन्हीं कारणों से मैं बीटेक नहीं कर पाया और बीएससी किया। बीएससी के बाद फिर मैंने मैथमेटिक्स से सर एमएससी किया जी। और एमएससी के बाद भी ये सपना मेरा मरा नहीं। फिर मैंने एमटेक करने की कोशिश की जी। किंतु उसी दौरान जो है बीएड का एंट्रेंस आया। मैंने बीएड का एंट्रेंस दिया और सौभाग्य से मुझे जनपद का ही कॉलेज मिल गया और मैंने बीएड का कोर्स किया। बीएड का कोर्स जैसे ही मैंने कंप्लीट किया उसके तुरंत बाद शिक्षक की वैकेंसी आ गई और उसको मैंने भरा और मैं उसमें सेलेक्ट भी हुआ, इंटरव्यू भी हुआ, इंटरव्यू में भी सेलेक्ट हुआ और आज मैं 10 वर्षों से एक शिक्षक के रूप में हूँ। लेकिन हाँ सर, एक बात मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि जिस दौरान मैं बीएड कर रहा था उसी दौरान से मेरे मन में यह ललक जग गई कि शिक्षक बनना अपने आप में एक बहुत बड़ा काम है, गौरव की बात है। इसलिए मैं इस अपने पेशे को पूरी तरह से सर एंजॉय कर रहा हूँ। मैं पूरी तरह से सर। तो आप इंजीनियर बनते बनते एक टीचर बन गए। जी सर। और फिर भी आप इस पेशे को मजे लेकर के कर रहे हैं, आपको पूरा एंजॉयमेंट आपके साथ है और आपको आनंद आ रहा है बच्चों को पढ़ाने में। दीपक जी, अभी आप कहाँ पढ़ा रहे हैं?
सर मैं इस समय दिलेश्वर इंटर कॉलेज रुधौली में जो कि स्थित है, रुधौली तहसील में मैं पिछले 10 वर्षों से वहाँ पे अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। आपका सब्जेक्ट क्या है? मैथमेटिक्स सर, गणित विषय आप का टीचर हूँ। मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, 10 वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं? जी सर। तो 10 वर्षों से आप सेवाएं दे रहे हैं, तो आपकी जब नियुक्ति हुई थी उस वक्त आपकी उम्र क्या रही होगी? सर उस समय मेरी उम्र करीब 24-25 साल की थी और मैंने 24-25 साल में आप इंटर कॉलेज में आपकी नियुक्ति हो गई। जी सर। और 10 साल से आप पढ़ा रहे हैं। जी सर। आपकी उम्र 35 साल के तकरीबन है। जी जी बिल्कुल सर। दीपक जी, हमने ये सवाल इसलिए कहा और आपकी उम्र पर चर्चा इसलिए कहा कि आपकी स्मार्टनेस और आपके चेहरे का जो ग्लो है वो देख करके हमारे दर्शक भ्रम में न रहें। आपकी उम्र जो है जितनी है उससे कम ही दिखती है। आप बिल्कुल एकदम से लड़कों की तरह हैं और आपके चेहरे पर वो मैच्योरिटी शायद नहीं है। ये सब आपके दुआओं का असर है। तो आपको भगवान करे ये ग्लो आपका बना रहे और अपनी शायरी से आप जनता का और दर्शकों का दिल जीतते रहें। दीपक जी, आपकी बहुत सी रचनाएं ऐसी हुई हैं जिसको दर्शकों ने बहुत सराहा है। मैं खुद ही आपकी कई रचनाओं का कायल रहा हूँ, सुनता भी रहता हूँ। एक कोई ऐसी रचना दर्शकों ने तो आपकी रचनाओं को बहुत सराहा है, लेकिन आप अपनी कोई रचना ऐसी सुनाएं जो आपको खुद पसंद हो, जो कहीं आपके करीब होती हो, जो आपके दिल को छूती हो या जिसमें आपका मन लगता हो जिसको पढ़ने में। सर मैंने एक रचना लिखी थी जब मैं हाई स्कूल में था, तभी से मेरे मन में ये विचार था और वो विचार आज तक मरा नहीं है। मैंने उसको रचनाओं के रूप में पिरोया है, जीवित रखा है। जी। और इस रचना को सर मैंने जो यहाँ की पूर्व जिलाधिकारी मैम थी ऑलरेडी माला श्रीवास्तव मैम, मैंने उनको भी सुनाया था और उन्होंने भी इस रचना को सराहा था। मैं उसकी 4 पंक्तियाँ आप लोगों के समक्ष रखना चाहूँगा कि नव भारत की एक नई पहचान बने तो अच्छा हो, नव भारत की एक नई पहचान बने तो अच्छा हो, एक ही कोख से राम और रहमान जने तो अच्छा हो। हम अपनी एकता का जग में कुछ ऐसा नज़ारा पेश करें, एक हाथ में गीता हो दूजे में कुरान रहे तो अच्छा हो, और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बनकर आपस में लड़ना क्या, प्रेमी सबसे पहले हम सब इंसान बने तो अच्छा। क्या बात है, क्या बात है। आपने बहुत अच्छी कविता, बहुत अच्छा शायरी सुनाया आपने, पूरा बहुत अच्छा संदेश दिया आपने अपनी इस रचना के माध्यम से। दीपक जी, आजकल देखा जा रहा है जिसके अंदर जरा भी संपन्नता आ रही, जिसके पास पैसे हो जा रहे हैं या जो थोड़ा सा भी पैसा इकट्ठा कर ले रहा है, जिसके पास गाड़ियाँ और पैसे सब बैंक बैलेंस हो जा रहे हैं, ऐसे लोग गांव छोड़ करके शहर की ओर भाग जा रहे हैं। जी। पहले ये कहा जाता था, हम लोग पढ़ते थे तो एक आम धारणा थी लोगों की, लोग कहते थे कि भारत की 80% आबादी गांव में रहती है और भारत की असली पहचान जो है गांव से होती है। तो जो जरा भी संपन्न होता है वो तुरंत शहर की ओर रुख कर लेता है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस बदलाव को लेकर के? सर मेरा मानना ये है कि आज भी गांव में तमाम वो चीज़ें हैं जो कि हमारे शहरों में बिल्कुल नहीं है। हम सोचते हैं कि शहर में हमारे पास तमाम सारी सुविधाएं हैं, ठीक है, मैं भी मानता हूँ तमाम सारी सुविधाएं हैं, लेकिन गांव में जो एक अपनापन है, जो सामाजिक सौहार्द है, एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं जुड़ी हुई है लोगों की, ये शहरों में आपको देखने को काफ़ी कम मिलेगा। इसीलिए जो गांव पहले था वो गांव आज भी है सर, गांव की सुंदरता आज भी है, लेकिन लोगों की सोच थोड़ी सी बदली हुई है और उसी के वजह से जो है गांव में थोड़े बहुत बदलाव देखने को मिलते भी हैं सर। आपने बहुत अच्छी बात कही, यानी शहर में बहुत कुछ है और सब कुछ है, फिर भी वो नहीं है जो गांव में है। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आपका यही कहने का आशय था। जी जी बिल्कुल कि गांव में जो है, गांव की कल्चर और गांव की सभ्यता, गांव में एक दूसरे से मिलना जुलना, कोऑपरेशन, ये सारी चीज़ें शहर में नहीं है। शहर में लोग आसपास अड़ोस पड़ोस में रहते हैं और वर्षों तक एक दूसरे के परिचित नहीं होते हैं। जी सर, मैंने भी इन सारे बदलावों को महसूस किया जो गाँव में हुए हैं और मैंने उसी को जो है अपने शब्दों में पिरोने की कोशिश की है और आप सभी लोगों ने बहुत सराहा भी उसे। मैं 4 लाइनें उसकी जरूर चाहूँगा कि आप लोगों के समझ रखूँ कि बचपन है पर कागज की अब नाव नहीं है, बचपन है पर कागज की अब नाव नहीं है, जैसा था मेरा गांव कभी अब गांव नहीं है। और बंद देखें सर कि सूने सूने पनघट रहते,
कुएं रहते प्यासे, सूने सूने पनघट रहते, कुएं रहते प्यासे। झुंड गोरियों के अब नहीं वहाँ पानी भरने जाते, और बैठ चौकियों पे कुओं की गपशप अब नहीं होती। ननदें भी भौजाइयों को अब करती नहीं चिंगोटी। रिश्तों में अब अपनेपन का भाव नहीं है, जैसा था मेरा गांव कभी अब गांव नहीं है। दीपक जी, आपसे एक सवाल पूछना चाहेंगे हम। जी सर। आजकल युवाओं की जो सोच है और जिस तरह की लाइफ स्टाइल युवा जीना चाहते हैं या जी रहे हैं, आप क्या संदेश देना चाहेंगे हमारी युवा शक्ति को? आज का युवा जो है आज़ादी पसंद करता है। आज का युवा, लेकिन उस आज़ादी का जो असली अर्थ है संभवतः वह उसको डिफाइन करने में कामयाब नहीं हो रहा है। जी। उसके अंदर असीम ऊर्जा है। युवाओं का क्या है कि रात में जैसे पार्टियां करना, देर रात तक पब में जाना, ओवर स्पीड में गाड़ी चलाना, नशे करना, लोगों को लगता है कि यही हमारी आज़ादी है, लेकिन वास्तविक आज़ादी ये नहीं है। इसको लाइफ स्टाइल मान रहे हैं लोग, किसी को लोग लाइफ स्टाइल मान रहे हैं, लेकिन ये लाइफ स्टाइल नहीं है। होना ये चाहिए कि हमारे अंदर जो, हमारी युवाओं के अंदर जो असीम ऊर्जा है उसको एक डायरेक्शन देने की ज़रूरत है, ताकि उस ऊर्जा का लाभ हमारे आसपास के लोगों को मिल सके, हमारे समाज के लोगों को मिल सके, हमारे देश के लोगों को मिल सके, जो हमारी नैतिकता ही है। दीपक जी, अभी हमारी आपकी बात हो रही थी नैतिकता को लेकर के। जी सर। और युवाओं की लाइफ स्टाइल को लेकर के कि वो बड़ी तेजी से अपने पसंद के काम में आगे बढ़ते जा रहे हैं लोग। जी। लेकिन इंडियन कल्चर और जो नैतिकता है ये सब वो भूलते जा रहे हैं। इससे जुड़ी कोई रचना आपके पास है क्या हमारे दर्शकों के लिए? जी, मैं एक गज़ल मैंने लिखी हुई है जी। उसमें ये सारी बातें, तमाम बातें आ जाएंगी। चलिए सुनाइए, हमारे दर्शकों तो को अच्छा लगेगा। ये इससे जुड़ी हुई रचना है और जी। इससे रिलेट करती है। जी बिल्कुल सर। जी, रचना इस तरह से है कि वो देखो मुस्कुराने में लगा है, वो देखो मुस्कुराने में लगा है, वो अपना गम छुपाने में लगा है, वो अपना गम छुपाने में लगा है। और कमाते थक गया बूढ़ा बेचारा, कमाते थक गया बूढ़ा बेचारा, कि बेटा बस उड़ाने में लगा है, कि बेटा बस उड़ाने में लगा है। मयस्सर है जिसे सब कुछ यहाँ पे, मयस्सर है जिसे सब कुछ यहाँ पे, वो अपना तन दिखाने क्या बात है, बहुत अच्छा लगा है, वो अपना तन दिखाने में लगा है। मयस्सर है सब कुछ यहाँ जिसे, जी सर, वो अपना तन दिखाने में लगा है। जी जी। बहुत अच्छा। अब मैं रिश्ते को निभाने में लगा हूँ, मैं रिश्ते को निभाने में लगा हूँ, वो रिश्ते को भुलाने में लगा है, वो रिश्ते को भुलाने में लगा है। और देश के वर्तमान हालात में कि जिसे था शौक से रहबर बनाया, जिसे था शौक से रहबर बनाया, वो बस बातें बनाने में लगा है। और अंतिम पंक्तियां सर इसकी होंगी कि जलाया था कि घर में रोशनी हो, जलाया था कि
घर में रोशनी हो, वो दीपक घर जलाने में लगा। क्या बात है, क्या बात है, बहुत अच्छी लगी जी। दीपक जी, आपसे एक सवाल और है। हमारे दर्शक जानना चाहते हैं कि आप इंजीनियर बनना चाह रहे थे, इंजीनियर बनते बनते आप एक टीचर बन गए और एक सफल टीचर हैं। इसके बाद गीत, गज़ल और शायरी की दुनिया में भी आप आगे जाना चाहते हैं। तो कौन मेंटर है आपका, किससे प्रेरित हुए हैं, या ये रुचि कैसे जगी आपके अंदर कि पढ़ाई लिखाई के साथ साथ जो है शायरी की भी दुनिया में नाम जमाया जाए? जी सर, मैं इसका भी श्रेय कहीं ना कहीं मैं मीडिया को ही देना चाहता हूँ। मीडिया को ही देना चाहते हैं। हुआ यूं कि अखबारों में पहले सर जो है कवि सम्मेलन या मुशायरों की कवरेज बड़ी अच्छी आती थी। और उसमें कवियों, वो पेज ही गायब हो गया है। पेज ही गायब। जी। तो उसमें कवियों की या शायरों की 2-2 लाइनें, 4-4 लाइनें उसमें होती थी। तो उन्हें मैं बड़ी दिलचस्पी से पढ़ता था और कहीं ना कहीं वहीं से मुझे प्रेरणा मिली और उन्हीं 2-4 लाइनों में अपनी भी 2-4 लाइनें जोड़ दिया करता था और अपने परिवार में या दोस्तों के साथ उसको शेयर किया करता था। तो कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा बहुत लोगों ने पसंद किया, तो अंदर से ये आया कि भाई लिख सकते हो तो कुछ लिखो। तो मैंने लिखना शुरू किया सर और फिर धीरे धीरे लिखता ही गया। और एक वाकया सर और है जहाँ से मैं विशेष रूप से प्रेरित हुआ लिखने के लिए कि सर इंटरमीडिएट का एग्जाम होना था, हाफ ईयरली एग्जाम, बोर्ड एग्जाम से पहले का एग्जाम होना था। तो सभी छात्रों की तरह मैंने भी उस छात्र को बहुत ही हल्के, उस परीक्षा को बहुत ही हल्के में लिया, क्योंकि वो बोर्ड परीक्षा के पहले की परीक्षा होती थी और उस परीक्षा का कोई मतलब नहीं होता था एग्जाम जिसको कहते थे, जिसके नंबर नहीं जुड़ते थे, इसलिए उसका इंपॉर्टेंस नहीं होता था सर। तो उसकी तैयारी मेरी थी नहीं और हिंदी का पेपर देना था। तो उसमें आया था रस, छंद और अलंकार लिखने के लिए और उसका एग्जाम्पल देने के लिए। तो परिभाषाएं तो सर मुझे याद थी, लेकिन जो उसके उदाहरण देने थे वो मुझे याद नहीं था। तो मैंने क्या किया, जो मेरी अपनी पंक्तियां थी जो वहां पे सटीक बैठती थी, मैंने सर उसमें लिख दिया। और जब सर कॉपी चेक हुई तो मुझे भी बड़ा आश्चर्य हुआ, सुखद आश्चर्य हुआ कि मेरी कॉपी को सर ने सबसे लास्ट में रखा और सारे बच्चों को दिखाया कि देखो हिंदी ऐसे लिखी जाती है, भाषा ऐसी होनी चाहिए, शैली ऐसी होनी चाहिए कि जो विषय वस्तु आप लिख रहे हो वो कहीं गाइड में ना मिले या कहीं किताब में ना मिले, थोड़ी सी यूनिक हो तो वो ज्यादा आपको प्रभावित करती है, ज्यादा नंबर भी मिलते हैं। तो ज्यादा नंबर भी मिलते हैं। तो सर उस एग्जाम में मैं हिंदी में सबसे ज्यादा नंबर भी पाया और सर ने मुझे ढेर सारा आशीर्वाद जो दिया, इससे आप मोटिवेट हुए? उससे मैं बहुत ज्यादा मोटिवेट हुआ कि वास्तव में अगर हिंदी का शिक्षक मुझे सराह रहा है तो जाहिर सी बात है कि मेरी लेखनी जो है आगे जा सकती है, आशीर्वाद मिल सकता है मुझे। बहुत शुक्रिया आपको, आप धन्यवाद है आपको। इस क्षेत्र में आप आगे बढ़ते रहें और बहुत ऊंचाइयां हासिल करें। दीपक जी, आम लोगों की सोच है, ये अवधारणा है लोगों की कि गीत, गज़ल या शायरी लोग किसी के लिए लिखते हैं और या किसी की प्रेरणा से लिखते हैं। जी। तो आप युवा हैं और मैं दर्शकों को बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि आप किसके लिए लिखते हैं? सर, ये प्रश्न जब आप पूछ रहे हैं यहाँ स्टूडियो में, मुझे इससे अनेकों बार रूबरू होना पड़ता है। तो मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूँ आपके इस मीडिया दस्तक के माध्यम से कि मैं किसी के लिए तो नहीं लिखता। हाँ, मैं गुलजार साहब से लेकर राहत साहब तक को जो है मैंने सुना है। मैं उनसे प्रेरित हुआ हूँ। मैं कुमार विश्वास जी से लेकर के विष्णु सक्सेना जी को और कबीर, रहीम और रसखान सबको मैंने सुनते रहता हूँ, पढ़ते रहता हूँ और ये प्रेरणा कहीं ना कहीं वहीं से है। और अगर फिर भी कोई मुझसे पूछना चाहे कि आखिर वो एक कौन है जिसके लिए आप लिखना चाहते हो, लिखते हो, तो मैं यही कहूँगा कि मेरी कल्पना, मैं कल्पनाओं में जो चीज़ों को जो है अनुभव करता हूँ, मैं उस पे अपनी पंक्तियाँ जो है लिखने का प्रयास करता हूँ और आप लोगों के सम्मुख रखता हूँ। चलिए, ये रहस्य बरकरार रहेगा और आपने उसका नाम कल्पना दे दिया और कल्पना के लिए ही लिखते हैं आपको। दीपक जी, बहुत शुक्रिया आपको हमारे स्टूडियो में आने के लिए। और मैं एक जाते जाते मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शकों को एक तड़कता भड़कता कोई आप अपनी कोई रचना सुनाएं। जी सर, बिल्कुल। मैं ये पंक्तियां सुनाता हूँ। ये पंक्तियां मंचों पर अक्सर बहुत सराही जाती हैं कि तुम मुझे इस तरह ना पुकारा करो, तुम मुझे इस तरह ना पुकारा करो, मैं समझ जाऊंगा बस इशारा करो, और लग न जाए कहीं तुझको खुद की नजर, आईना इस तरह ना निहारा करो। चार पंक्तियां सर मैं और मैं कह देना चाहता हूँ कि प्रेम में चाकू छुरी नहीं ठीक है, प्रेम में चाकू छुरी नहीं ठीक है,
चाहते हो अधूरी नहीं ठीक है, और देखो पछुआ हवाएं भी चलने लगी, ऐसे मौसम में दूरी क्या नहीं ठीक बात है। है, क्या बात है, बहुत बहुत शुक्रिया। तो दोस्तों आज की मुलाकात बस यहीं तक, और दीपक जी से फिर हम आपकी मुलाकात जल्दी ही कराएंगे तड़कती भड़कती और ताजी रचनाओं के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। और दीपक जी, आपने वक्त दिया मीडिया दस्तक को, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर।